नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक गीतों के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे लोकगीत। लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत है, जिन्हें विभिन्न उत्सवों में सामूहिक रूप से गाया जाता है। फिर आगे इसमें दे रखा है कि आमेर के माधव सिंह ने पुंडरीक विठल को संरक्षण दिया था और इस पुंडरीक विठल ने अपनी कुछ ग्रंथ लिखे, जिसमें पहला नाम आता है आपके रसमंजरी और दूसरे ग्रंथ का नाम आता है रागमाला। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इसमें बात करता हूँ कि जो आमेर के ये माधव सिंह है, या आपके जो आमेर में एक शासक हुआ करते थे महाराजा मानसिंह। ये महाराजा मानसिंह वही है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से युद्ध किया था, और ये अकबर का सेनापति था हल्दी घाटी के युद्ध में। तो इनके छोटे भाई थे माधव सिंह, और इस माधव सिंह ने उस टाइम पर पुंडरीक विठल को संरक्षण दिया था, और इस पुंडरीक विठल ने अपने 2 ग्रंथों की रचना की थी आमेर में रहकर। एक का नाम आता है रसमंजरी और एक का नाम आता है रागमाला। फिर आगे अपन बात करते हैं अपने जो मिर्जा राजा जयसिंह ने लोक संगीत के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए अष्टकार रत्नावली नामक संगीत ग्रंथ की क्या की थी, इन्होंने रचना की थी। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह हैं, इन्होंने लोक संगीत के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए एक संगीत ग्रंथ का निर्माण करवाया था। उस संगीत ग्रंथ का क्या नाम आता है दोस्तों? अष्टकार रत्नावली। फिर आगे अपन बात करते हैं इसमें और आगे आते हैं अपने की जो अगले सवाई प्रताप सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह के बारे में अपन बात करते हैं इस वीडियो में। सवाई प्रताप सिंह के लिए कहा गया है कि सवाई प्रताप सिंह ने एक विशाल संगीत सम्मेलन का आयोजन किया, और उस संगीत सम्मेलन के अंदर उन्होंने 22 संगीतकारों और विद्वानों की एक सभा की स्थापना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप राधा गोविंद संगीत सार का क्या किया था, इन्होंने निर्माण करवाया था। अब मैं अगर बात करूं कि ये जो एक संगीत सम्मेलन के अंदर जो इन्होंने एक जो आयोजन करवाया था, उसके अंदर इन्होंने 22 संगीतकारों और विद्वानों की जो सभा थी, इसको उन्होंने कहा था कि ये गंधर्व बाईसी। ये यहाँ पर दोस्तों बाड़ी नहीं है, इसे अपन गंधर्व बाड़ी या फिर एक नाम और आता है इसका गंधर्व बाईसी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर 22 संगीतकार और विद्वान थे, और उनकी एक सभा थी जिसको अपन गंधर्व बाईसी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये पढ़ लेना। मैं एक बार इसको रिकॉल कर देता हूँ एक बार कि सवाई प्रताप सिंह ने एक विशाल संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गंधर्व बाड़ी, और इस गंधर्व बाड़ी या गंधर्व बाईसी के अंदर 22 संगीतकार और विद्वानों की एक सभा थी, जिसकी स्थापना आपके सवाई प्रताप सिंह ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप राधा गोविंद संगीत सार का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, फिर आगे मैं बात करता हूँ कि सवाई प्रताप सिंह खुद एक कविता लिखते थे, और उस कविता का क्या नाम आता है? ब्रजनिधि। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि सवाई प्रताप सिंह किस नाम से अपनी कविताएं लिखते थे, तो उसका क्या नाम आएगा? ब्रजनिधि के नाम से खुद सवाई प्रताप सिंह क्या लिखते थे? कविताएं। फिर एक और आते हैं अपने जयपुर के शासक, उनका नाम आता है सवाई राम सिंह ने अपने दरबार में कई प्रसिद्ध संगीतकारों को क्या दिया था? स्थान दिया था। तो उनमें पहला जो नाम आता है वो आता है आपके नाम रजब अली, और ये रजब अली बिनकार। ठीक है, फिर आगे जो दूसरा नाम आता है वो आता है अमृत सेन, ये आपके सितार वादक थे एक। फिर आगे एक आता है आमिर खान, ये भी आपके क्या थे? सितार वादक। फिर आगे अपन और बात करते हैं दोस्तों अपने जो टोंक रियासत है, टोंक रियासत के बारे में। टोंक रियासत के नवाब इब्राहिम खान ने 1867 से 1930 के शासनकाल के प्रसिद्ध संगीतज्ञों में अल्लाह बख्श, फैयाज खान, सफदर हुसैन, फिदा हुसैन, फतेह अली, अली बख्श और मियाँ काले खां इनके प्रमुख संगीतज्ञ थे टोंक रियासत में। यह सभी संगीत के विभिन्न घरानों से जुड़े थे। ये सारे के सारे जो नाम मैंने बताए, ये किससे जुड़े थे? संगीत के जो विभिन्न घराने थे उनसे जुड़े थे। नवाब संगीत और कला के एक बड़े संस्थापक थे। ये जो नवाब इब्राहिम थे, या आपके संगीत और कला के एक बड़े संरक्षक थे। इन्होंने इसको बहुत महत्व दिया था, जिन्होंने सुनहरी कोटी जैसी जगहों का क्या करवाया था? निर्माण।
आगे अगर मैं बात करूँ कि ये सुनहरी कोटी आपके टोंक में है, तो कहाँ पर है? आपके राजस्थान में। तो आगे मैं इसमें आपको सुनहरी कोटी के बारे में थोड़ा और बताता हूँ कि सुनहरी कोटी क्या है। ये यहाँ पर दोस्तों इसको थोड़ा सही कर लेना, ये आपके सुनहरी कोटी नहीं है, सुनहरी कोटी है। आगे भी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं अगला सुनहरी कोटी के बारे में। तो सुनहरी कोटी के बारे में देखो दोस्तों, सुनहरी कोटी ये आपके कहाँ पर है? टोंक। टोंक कहाँ पर है? आपके राजस्थान में। इस सुनहरी कोटी का निर्माण 1824 में आपके जो टोंक रियासत के संस्थापक थे नवाब आमिर खान ने शुरू करवाया था सुनहरी कोटी का निर्माण। नवाब इब्राहिम अली खान द्वारा इसको पूरा किया गया और इसका जीर्णोद्धार भी करवाया गया। तो इस सुनहरी कोटी का जो निर्माण था वो आपके टोंक रियासत के संस्थापक आते हैं नवाब आमिर खान के द्वारा शुरू करवाया गया था। और इस सुनहरी कोटी का जो काम था इसको किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो उनका क्या नाम आता है? नवाब इब्राहिम अली के द्वारा इनको पूरा किया गया था। और इसका जो जीर्णोद्धार है वो भी किसने करवाया था? आपके नवाब इब्राहिम अली ने। फिर आगे आता है कि इस सुनहरी कोटी को अपन गोल्डन मेंशन या शीश महल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों, ये अपन ने सुनहरी कोटी के बारे में क्या कर ली बात। आगे अपन और बात करते हैं, अपने जो अगले शासक आते हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के बारे में और बात करते हैं। तो ये महाराणा कुंभा के बारे में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। महाराणा कुंभा एक स्वयं कुशल संगीतज्ञ था, यानी जो महाराणा कुंभा था वो भी आपके एक संगीतकार था। फिर आगे कहा इसमें दे रखा है कि उन्होंने संगीत व साहित्य का विशेष संरक्षण दिया। फिर आगे इसमें दे रखा है कि महाराणा कुंभा के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर जो आपके महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ है कौन कौन से हैं, तो उनका एक नाम आता है संगीत राज। दूसरा जो ग्रंथ आता है उसका क्या नाम आता है? रसिक प्रिया। और जो तीसरा ग्रंथ आता है उसका क्या नाम आता है? गीत गोविंद पर टीका। मिस गीत गोविंद पर जो टीका है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि इसके जो लेखक थे वो 12वीं सदी के जो एक कवि थे, कवि का नाम आता है जयदेव कृष्ण। और राधा के दिव्य और मधुर प्रेम संगों का इन्होंने क्या किया था? वर्णन। तो इसका जो लेखक है वो लेखक का क्या नाम आता है दोस्तों? कवि जयदेव। और इस कवि जयदेव ने गीत गोविंद पर जो टीका लिखी थी उसमें कृष्ण और राधा के दिव्य और मधुर प्रेम प्रसंगों का क्या किया था इन्होंने? वर्णन। फिर आगे जो महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ आते हैं उनमें एक ग्रंथ और आता है सूड प्रबंध। अगले ग्रंथ का क्या नाम आता है? संगीत मीमांसा और संगीत सुधा। तो ये आपके महाराणा कुंभा के प्रमुख संगीत ग्रंथ है। तो इनमें एक बार देख लेना, ये संगीत राज है। दूसरे का क्या नाम है? रसिक प्रिया। तीसरे का नाम है गीत गोविंद पर टीका। फिर अगला जो ग्रंथ है महाराणा कुंभा का सूड प्रबंध। अगला जो है वो संगीत मीमांसा और संगीत सुधा। ये आपके महाराणा कुंभा के क्या है? प्रमुख ग्रंथ है संगीत से संबंधित। फिर आगे मैं बात करता हूँ कि महाराणा कुंभा के दरबार में सारंग व्यास, और ये सारंग व्यास संगीत गुरु थे किसके? महाराणा कुंभा के। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि महाराणा कुंभा के दरबार में एक संगीत गुरु रहते थे, उनका क्या नाम आता है? सारंग व्यास। फिर आगे इसमें दे रखा है कान्हा व्यास एक लिंग महात्म्य के रचयिता थे। तो यहाँ पर अगर मैं ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि एक लिंग महात्म्य के रचयिता कौन है? आपके कान्हा व्यास। फिर आगे मैं बात करता हूँ आपके कि महाराणा कुंभा को किसकी उपाधि मिली थी। तो महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिली हुई थी। तो अगर यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछ ले कि अभिनव भट्टाचार्य की जो उपाधि है वो किसको प्रदान की गई है, किसको मिली हुई है, तो आपके उसका क्या नाम आ जाएगा? महाराणा कुंभा। ठीक है दोस्तों, ये महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की क्या मिली हुई है? उपाधि। फिर आगे मैं बात करता हूँ ध्रुपद गायकी की। और ध्रुपद गायकी के अंदर अपन बात करते हैं कि ध्रुपद गायकी होती क्या है। तो ध्रुपद गायकी का प्रारंभ राजा मानसिंह तोमर, और ये मानसिंह जो तोमर है ये आपके कहाँ के रहने वाले थे? ग्वालियर के। इनके शासन काल में ध्रुपद गायकी का क्या हुआ था? प्रारंभ। इसके जो ध्रुपद गायकी का जो प्रचार प्रसार उनका विशेष योगदान रहा था। इनका जो आपके मानसिंह तोमर है इन्होंने ध्रुपद गायकी का विशेष
प्रचार प्रसार किया था। फिर आगे दे रखा है कि अकबर के समय में ध्रुपद के चारों वाणियों का विकास हुआ था। जो ध्रुपद गायन शैली है, इसकी जो 4 वाणियां, इसका क्या हुआ था? विकास। और ये विकास किसके समय हुआ था? आपके जो मुगल सम्राट हुआ करते थे उस टाइम पर अकबर के समय 4 वाणियों का क्या हुआ था? विकास। तो जो पहली आती है वो कौन सी आती है? आपकी गोहर या गौड़ वाणी। और इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है? ग्वालियर। और इसके जो प्रवर्तक आते हैं वो कौन है? तानसेन। ये पहली आपकी गौड़ वाणी आपकी कंप्लीट। दूसरी जो ध्रुपद गायकी की जो दूसरी वाणी आती है उसका क्या नाम आता है? नौहर वाणी। और इसके जो प्रवर्तक है श्री चंद नौहर, इनका प्रवर्तक है। फिर आगे आती है अपने खंडार वाणी। और ये खंडार वाणी का जो विकास है आपके खंडार उनियारा से हुआ है। और इसका जो प्रवर्तक है वो आपके वहाँ के शासक सम्मोहन सिंह के द्वारा इस खंडार वाणी का विकास किया गया था। फिर आपके आपके ध्रुपद गायकी की जो लास्ट जो चौथी वाणी आती है तो वो कौन सी है? आपके डागर वाणी। और ये डागर वाणी की जो प्रवर्तक है वो कौन है? ब्रजनंद डागर। बाद में इसका जो विकास है स्वयं मानसिंह के दरबार में बहादुर खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रहेगा कि इसका जो बाद में जो विकास था इसको किसने बढ़ाया था? तो उस टाइम पर स्वयं राम सिंह के दरबार में एक हुआ करते थे बहादुर खां, उनके द्वारा इसका विकास किया गया था। फिर आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। और यहाँ पर लोक संगीतों के बारे में अपने कुछ ऐसे महान हस्तियां हैं जिन्होंने कुछ उनके मत प्रकट किए थे। तो आगे अपन बात करते हैं कि हमारी संस्कृति में लोक गीतों का महत्व बताते हुए कुछ कथन निम्न प्रकार से हैं। किसने क्या कहा तो उसमें आगे बताता हूँ। सबसे पहले जो नाम आता है उन आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है? संस्कृति लोक गीतों के कंठों पर चढ़कर आती है। यानी जो संस्कृति है वो लोक गीतों के कंठों पर चढ़कर आती है। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर आगे रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था लोकगीतों के बारे में? तो लोकगीतों के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली क्या है? कला। ये सुखद संदेश ले जाते हैं लोकगीत। इसलिए जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने लोक संस्कृति का जो सुखद संदेश ले जाने वाली एक कला बताई गई है इसको। फिर आगे अपन बात करते हैं कि अगले जो आते हैं वो आते हैं देवेंद्र सत्यार्थी। और देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते क्या माने गए? चित्र। यानी जो लोकगीत हैं वो किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। ऐसा किसने कहा ये कथन? देवेंद्र सत्यार्थी ने। फिर आगे आते हैं अपने एक महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा इसके बारे में? तो आइए दोस्तों, कि लोकगीत जनता की एक भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति की पहरेदार होते हैं। लोक गीतों में पर्वत गाते हैं, नदियां गाती है, धरती गाती है और फसलें गाती है। ये सब किसने कहा था दोस्तों? आपके महात्मा गांधी ने। याद रहेगा तो आप इसको देख लेना कि किसने क्या कहा। कि आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने क्या कहा कि संस्कृति लोकगीतों के कंठों पर चढ़कर आती है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने क्या कहा कि लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली एक कला है। देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा? लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते क्या है? चित्र है। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था वो आपको पता ही है कि लोकगीत जनता की क्या है? भाषा। लोकगीत हमारी संस्कृति की पहरेदार होते हैं। लोकगीतों में आपके पर्वत गाते हैं, नदियां गाती है, धरती गाती है और फसलें गाती है। ऐसा कौन कहा? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों,